salinity of ocean water. This is very important topic. Salinity of ocean water. Rain occurs due to sea and ocean water. ये बारिश क्यों होती है? समुद्र और महासागरों के पानी की वजह से होती है. समुद्र का पानी खारा होता है, ये हमने सुना होता है कि जो खारा होता है इसी को लवणता बोलते हैं. लवण का मतलब होता है एक तरह से नमक. केमिस्ट्री में अलग अलग जो है वो मतलब सोल्ट होते हैं. आयुर्वेद में जो है उसका सोल्ट, ये जो लवण होता है उसका मतलब कुछ अलग होता है, वो दवाइयों के रूप में इस्तेमाल होता है. सी वाटर कंटेन्स मिनरल सोल्ट्स. जो समुद्र का पानी होता है उसमें मिनरल सोल्ट्स होते हैं. मिनरल का मतलब होता है खनिज, और सोल्ट्स यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है लवण. ठीक है. और चट्टानों से जो पानी आता है झरनों में वो स्वास्थ्यवर्धक और शुद्ध होता है. लवण जो है एक पदार्थ होता है और लवणता एक गुण होता है. लवण एक पदार्थ. समुद्र के पानी में नमक की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं. पदार्थ के मिल जाने से जो पानी का गुण आ गया उसको हम लवणता बोलते हैं. जल में लवणता का माप क्या होता है? 1 kg में 1000 ग्राम होता है, हमें पता है. 1000 ग्राम वाटर, तो हाउ मच ग्राम ऑफ सोल्ट उसमें होगा? एग्जाम्पल की जैसे कि 10% है तो इसकी लवण 10%, 10/100, ये इस तरीके से इसकी लवणता जो है ये चीज़ नहीं है. बाकी जो चीज़ है इसकी लवणता जैसे 27 है तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं लवणता को कि 27 ये जो है ग्राम सलाइनिटी इन दिस 1000 ग्राम ऑफ वाटर पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर. मापदंड का जो आधार होता है वो होता है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg वाटर होता है. तो 1 kg में नमक कितना होगा? मान लिया कि 27 ग्राम है, देन इस तरीके से हम इसको डिनोट करने का मतलब ये होता है कि इतना 27 ग्राम सलाइनिटी इन दिस 1000 ग्राम ऑफ वाटर. 1000 ग्राम पानी में 27 जो है ये लवणता है. एवरी सी हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ सलाइनिटी. हर एक सी जो होती है उसकी डिफरेंट लेवल होती है सलाइनिटी की. पृथ्वी की ठोस सतह पर जो है लवणों की कहीं पे अधिकता होती है तो कहीं पे मतलब थोड़ी कम मात्रा पाई जाती है. इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं लवणता में? मतलब कौन कौन से ये जो सोल्ट्स पाए जाते हैं समुद्र के पानी में? सोडियम क्लोराइड Na+Cl नेगेटिव. ओशन वाटर कंटेन 77.8% of sodium chloride and is the biggest cause of salinity in the ocean water. मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%. इसमें जो है 88% NaCl एंड मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ही होता है इसमें वाटर में. मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 होता है और फिर उसके बाद कैल्शियम सल्फेट होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है. ये चीज़ जो है वो CDS के एग्जाम में भी पूछ लिया गया था इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए. ठीक है. तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करें तो सोडियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा, पोटेशियम सल्फेट होगा, फिर कैल्शियम कार्बोनेट होगा. ये एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे कि 9 ग्राम में 27 ये है लवणता और ये 10 ग्राम में 30 लवणता है. अलग अलग मतलब कि पानी में जो है लवणता की मात्रा अलग अलग होती है, अलग अलग मतलब सी वाटर ओशन वाटर में. एडिंग सोल्ट या फिर सुगर इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ वाटर. पानी जो है वो पतला होता है, उसका जो घनत्व है वो बढ़ा देता है अगर उसमें सोल्ट या फिर शुगर जो है ऐड हो जाए तो. ये ठोसपन जो है, जो गाढ़ापन जो होता है पानी के अंदर वो सोल्ट या फिर शुगर की प्रेजेंस की वजह से होता है. सलाइनिटी इनहांसेस द डेंसिटी ऑफ वाटर. तो जो सलाइनिटी होती है वो इनहांस कर देती है डेंसिटी ऑफ वाटर. घनत्व कम होगा तो मतलब वजन कम होगा, घनत्व ज़्यादा होगा तो वजन भी ज़्यादा होगा. ये फैक्ट्स याद रखने होंगे. लवण बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो फिर वजन बढ़ेगा. वजन वाला जो पानी है वो नीचे तल में ग्रेविटी की वजह से जो है होता है और कम घनत्व वाला जो जल होता है वो ऊपर तैरता रहता है. लवणता जो है वो जल के घनत्व को बढ़ाती है. लवणता क्या करती है? जल के घनत्व को बढ़ाती है और वजन को भी बढ़ाती है. फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर. एक तो वेपोराइजेशन मतलब हमेशा ही जो मतलब सूर्य की किरणें होती हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब हम चूल्हे पे जो है पानी गर्म कर रहे होते हैं तो पानी जब गर्म कर रहे होते हैं तो कुछ नमक के कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं और वेपर्स जो है वो उड़ने लगते हैं और वाटर जो है हमारा गर्म हो जाता है. तो वेपोराइजेशन में मतलब शुद्ध पानी जो है वो भाप बनकर उड़ रहा होता है, नमक जो है वो नीचे तल में रहता है. ये इक्वेटोरियल रीजन में होता है. पानी की मात्रा कम तो लवणता की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है. ठीक है. अब हम एक डेगचा पानी गर्म करें और हम एक कटोरा पानी गर्म करें तो उसमें पानी की मात्रा कम होगी तो लवणता की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है. फ्रॉम ट्रॉपिक ओशन कटिबंधीय वाला जो इलाका होता है वहाँ पे सूर्य सीधा चमकता है, तापमान ज़्यादा होता है, यहाँ पर वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है. जहाँ पे मतलब कि गर्मी ज़्यादा मतलब तापमान ज़्यादा वहाँ पे वाष्पीकरण जो है ज़्यादा होगा अगर पानी के रिसोर्सेज वहाँ पे प्रेजेंट है तो, पानी के सोर्सेज हैं तो यहाँ लवणता भी जो है वो अधिक होता है. फ्रॉम ट्रॉपिक मतलब उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र जो होता है.
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लवणता की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। द डेड सी, वहाँ पे जो है लवणता 337 इस तरीके से होती है, ये 337 होती है लवणता, इसीलिए उसको डेड सी बोलते हैं। और दिस सैलिनिटी ऑफ डेड सी इज ड्यू टू द इवेपोरेशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होने की वजह से जो है सैलिनिटी इतनी होती है डेड सी में। मेडिटेरेनियन सी जो है ये भूमध्य सागर है, हाई सैलिनिटी ड्यू टू द इवेपोरेशन, यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इवेपोरेशन होता रहता है। फिर रेन्स जहाँ पे मतलब वर्षा होती है, ये रेन जो होता है वो प्योर वाटर होता है, इसलिए इसमें लवणता की मात्रा जो है वो कम होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लवणता जो है वो कम होगी पानी में, क्योंकि वो पानी फ्रेश वाटर होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यहाँ पे सूरज जो है वो अधिक चमकता है, वर्षा ज्यादा होती है और यहाँ पे लवणता कम होती है, ये याद रखने वाली बातें होती है। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब किसको, मतलब सैलिनिटी ऑफ वाटर को, कि जहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो पानी में जो है वो लवणता ज्यादा होगी, जैसे कि डेड सी का एग्जाम्पल है। मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य रेखा, जहाँ पे मतलब बारिश ज्यादा होगी तो वहां पे जो है पानी में लवणता कम मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिवर्स में ध्रुवों के निकट बर्फ का पिघलना, बर्फ के पिघलने से ध्रुवों के निकटवर्ती क्षेत्रों में लवणता जो है वो कम होती है। जिन महासागरों में नदियों का जो है वो अधिक जल आ रहा होता है तो महासागरीय जल की लवणता जो है वो कम होती है, उन महासागरीय जल में लवणता कम होती है। जैसे कि नाइजर रिवर अटलांटिक ओशन में गिरती है, नाइजर रिवर अटलांटिक ओशन में, और गंगा रिवर जहाँ पे भी गिरती है वहाँ पे भी कम लवणता पाई जाती है। तो जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी में वोल्गा नदी और यूराल नदी ये गिरती हैं। एग्जाम्पल्स हो गए, ये जो ब्लैक सी है इसमें जो है नदियों के आकर गिरने से लवणता कम होती है। जो ब्लैक सी है इसमें नदियां आके गिरती हैं तो इस वजह से इसकी लवणता सैलिनिटी जो है वो कम होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी भी कम है क्योंकि इसमें गंगा नदी आके गिरती है। कौन आके गिरती है? गंगा नदी आके गिरती है। वहीं दूसरी तरफ अरेबियन सी में जो है सैलिनिटी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र में इवेपोरेशन ज्यादा होता है और इसमें ताजे पानी की कमी होती है क्योंकि नदियां जो है वो कम गिरती हैं अरेबियन सी में। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं विंड्स की। ये विंड्स जो है सैलिनिटी ऑफ वाटर को किस तरीके से प्रभावित करती हैं। तो पानी की धाराओं को जो है दिशा देने के लिए जो है हवाओं की भूमिका होती है। हवाओं की भूमिका जो है वर्षा में भी होती है। ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें, पश्चिमी तटों की अपेक्ष पूर्वी तटों की, मतलब देखो पश्चिमी तटों की अपेक्षा पूर्वी तटों की लवणता जो है उसको बढ़ाती है, ये ट्रेड विंड्स। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है वेस्टर्न विंड्स जो है ये पछुआ हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर लवणता में वृद्धि करती हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है ओशन करंट्स। क्या है ओशन करंट्स? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग सैलिनिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द गल्फ स्ट्रीम। नॉर्थ सी में भी जो है ये सैलिनिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द गल्फ स्ट्रीम। उसके बाद जो है इक्वेटर से पोल की तरफ टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सैलिनिटी जो है वो कम होती जाती है। उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री इवेपोरेशन, मतलब उत्तरी अक्षांश पर होता है उच्चतम लवणता। इवेपोरेशन क्योंकि ज़्यादा होता है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से और वहाँ पे वर्षा कम होती है, इसलिए उच्चतम लवणता होती है उत्तरी अक्षांश पर। उसके बाद 0 से 5 डिग्री ये जो साउदर्न नॉर्थ विषुवत रेखा होती है वहाँ पर लवणता कम होती है क्योंकि उच्चतम तापमान होता है, फिर वर्षा ज़्यादा होती है, सो फ्रेश वाटर जो है ज़्यादा होता है। लैटिट्यूडिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, तो रिलेटिवली लो सैलिनिटी इक्वेटोरियल 0 डिग्री रीजन पे, मैक्सिमम सैलिनिटी 20 से 40 डिग्री पे ट्रॉपिकल जोन में, लो सैलिनिटी होता है टेम्परेट जोन में 25 टू 6.5 डिग्री वहाँ पे वो होता है, और मिनिमम सैलिनिटी 80 टू 90 डिग्री पे पोलर प्लस में सब पोलर जोन्स में। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एवरेज सैलिनिटी जो है वो 35 का रहता है सैलिनिटी। सदर्न हेमिस्फेयर में जो है सैलिनिटी वो 34 का रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हम जो है कुछ क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेट जोन जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय होती है। क्रॉप ऑफ रबी, रबी वाली जो फसल है वो वीट है और 14 टू 15% हाफ एरिया देन दी टोटल राइस एरिया इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो है राइस और वीट जो है ये ज़्यादा उगाई जाती हैं। इसका क्या होता है 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जो है इसकी कटाई होती है जब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है। रेन इसको चाहिए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। प्रोडक्शन पर हेक्टेयर और ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है वीट की फसल में रबी क्रॉप में जो है क्या हुआ था इंक्रीमेंट हुआ था, और जहाँ पे इरिगेशन हो सकता था वहीं पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। बिलो 50% कंपोजिशन, बिलो 50% सैंड सिल्ट क्ले, मतलब लोम सॉइल, जो लोमी सॉइल होती है दोमट मिट्टी इसको चाहिए होती है। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल स्टेट्स जैसे कि यूपी हरियाणा पंजाब एमपी बिहार राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र। मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया जैसे हो गया नेक्स्ट जो है वो क्या हो गया
बाजरा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बाजरा। अच्छा, इसमें जो है हमने फर्स्ट देखो हाफ एरिया देन दी टोटल राइस एरिया इन इंडिया, ये जो हमारी फर्स्ट क्रॉप है ये वाली खरीफ वाली, ये है राइस। फिर जो सेकंड क्रॉप हमने बात करी है रबी की, वो है वीट। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है हम बात कर रही हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया में बाजरा की। टोटल 15% एरिया में ये मोटा अनाज उगता है, कम उपजाऊ भूमि में ही उग जाता है, इसको मतलब ज़मीन कम उपजाऊ चाहिए, वर्षा भी कम ही चाहिए। चावल और बाजरा ये खरीफ की रबी भी है, ये बाजरा की जो फसल है वो खरीफ फसल भी है और रबी की फसल भी है। दिस इज द मीन्स अमेजिंग पॉइंट ऑफ दिस बाजरा। बाजरा को जो है चीप ग्रेन बोलते हैं, गरीबों का भोजन बोलते हैं, क्योंकि गेहूं का जो रेट होता है वो अक्सर ज़्यादा होता है बाजरा के कंपैरिजन में, और चावल का जो है और उससे ज़्यादा होता है। ये डिपेंड करता है क्योंकि बाजरा जो है वो कम उपजाऊ भूमि पे ही उग जाता है, और वो जो राइस है उसको जो है बहुत पानी चाहिए होता है, उसमें काफ़ी खर्चा होता है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा एंड राजस्थान इन सब जगह पे जो है ये उगाई जाती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मक्का, मेज़। खरीफ की क्रॉप है, ये बरसात में बहुत ही सस्ते मिलती है, क्योंकि नेचुरली जिस टाइम पे जिस सीजन में उत्पादन होता है इसका उस टाइम पे चीज़ें सस्ता मिलती है। और मक्का मेज़ को ही भुट्टा बोलते हैं। एवरेज टेम्परेचर इसको 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर जो है इसको रेंज चाहिए। अब इसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है, और मतलब रेन चाहिए होती है इसको। और ग्लूकॉन डी में भी ये जो है आजकल ये मेज़ मक्का जो है यूज़ होता है। बायोडीजल पौधे से जो इसकी पौधे से जो होता है वो उसका जो डंठल है वो चारा के लिए यूज़ किया जाता है मेज़ का, मक्के का, और बायोडीजल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सैंड सिल्ट क्ले दोमट मिट्टी होती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और पंजाब में बहुत होता था एक ज़माने में। ये मेज़, मक्का, मक्के की रोटी, सरसों दा साग आपने सुना होगा। अब दूसरी फसल उगाई जाती है वहाँ पे, और मध्य प्रदेश में पहले जो है जहाँ पे कॉटन उगाते थे अब वहाँ पे सोयाबीन उगाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मिट्टी में नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करती है, ज़मीन की उर्वरता जो है बढ़ जाती है दाल की वजह से। प्रोड्यूस थ्रू दी क्रॉप रोटेशन, ये क्रॉप रोटेशन के द्वारा जो है दाल उगाई जाती है, जैसे कि अरहर, चना, मूंग, मसूर, मटर, उड़द, खेसारी। और रबी क्रॉप दलहन जो है स्टेट प्रोड्यूसिंग लेंटिल्स जो है वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। और तिलहन होता है ऑयल सीड्स। मूंगफली ये खरीफ की क्रॉप है, 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर इसको पानी चाहिए। ठंड में जो है कच्ची मूंगफलियाँ आती है वे फिर भूनी जाती हैं, पकाई जाती हैं। टेम्परेचर उसको 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और सिंगदाना ये यहाँ पे लंबी लंबी जो है मूंगफली होती है। सोयाबीन जो है वो रबी की फसल है, बहुत ही इसमें प्रोटीन और वसा होता है। मध्य प्रदेश में ये ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, पानी और उर्वरकता इसको ज़्यादा चाहिए होती है। महाराष्ट्र एंड गुजरात में भी जो है सोयाबीन की खेती होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड जो है वो क्या है, नॉर्थ इंडिया में ठंड के दिनों में ये रबी क्रॉप है, और फरवरी मार्च में ये लास्ट जो है वो हार्वेस्ट की जाती है। टेम्परेचर इसका 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए। रेन 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर चाहिए। राजस्थान, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़ यहाँ पे जो है मस्टर्ड सरसों जो उगाई जाती है। टी जो है एक बागानी कृषि है, चाय के बागान होते हैं हिमाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग में, असम में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 25 डिग्री सेल्सियस 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। रेन इसको 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर चाहिए। असम, सिक्किम में भी ये उगाई जाती है। सिल्ट क्ले, ड्यू ड्रॉप, मेघालय, मॉर्निंग फॉग, आंध्र प्रदेश। ड्यू इज़ हेल्दी फॉर द टी लीफ, और ये इसको हाइट कैसी चाहिए, पहाड़ी वाला इलाका होना चाहिए, ढलान टाइप, और लो लेबर चार्जेस पॉसिबल इन इंडिया। उष्ण आर्द्र जलवायु जो है वो कॉफ़ी को चाहिए। टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। रेंज इसको 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर चाहिए। ब्लैक सॉइल चाहिए। हिल स्लोपी एरिया चाहिए, हिली स्लोपी एरिया चाहिए। हॉट सन चाहिए, ड्राई वेदर चाहिए। बेस्ड ऑन दी स्किल्ड लेबर है ये। कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में जो है ये कॉफ़ी उगाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सुगर केन। इट इज़ वन ऑफ द मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया। उष्णकटिबंधीय फसल है ये। टेम्परेचर इसको 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीमीटर चाहिए। जनवरी और अप्रैल तक की जो है बुआई होती है, अक्टूबर से अप्रैल तक इसकी पेराई होती है। और यूपी में जो है वो ज़्यादा उगाया जाता है ये सुगर केन। फर्टाइल एलुवियल सॉइल चाहिए इसको, श्रम पर आधारित होता है। ये भी महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब और भी क्षेत्रों में उगाई जाती है। रबर जो है ये एक विषुवतीय फसल होती है, और इसको रेंज जो है वो 0 से 10 डिग्री चाहिए, और ये 0 से 5 नॉर्थ, 0 से 5 साउथ, मोर देन मतलब 200 सेंटीमीटर को रेंज चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। लो कॉस्ट लेबर है यहाँ पे। केरला, असम, तमिलनाडु और त्रिपुरा इन जगहों पे जो है ये पाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉटन। कॉटन है खरीफ क्रॉप। भारत में कम रेशे वाली कपास होती है। 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर इसको रेंज चाहिए। फ्रॉस्ट इज हार्मफुल फॉर द कॉटन। फार्मिंग इसकी होती है गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में एंड आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश में। एंड इट इज़ अ कॉमर्शियल क्रॉप, ये जो कॉटन होती है, जूट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है खरीफ क्रॉप है ये। और सुपीरियर क्वालिटी सॉइल चाहिए इसको, फ्लडिंग लैंड सॉइल और न्यू लॉम सॉइल, एलुवियल सॉइल आर फॉर्म्ड बाय दी फ्लडिंग। एंड क्या है ये, सुपीरियर क्वालिटी सॉइल चाहिए इसको। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, यहाँ पे जो है जूट उगाई जाती है। इसको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेन इसको 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, तो ये सारी होगी हमारी आज की फसलें, और हमने सैलिनिटी ऑफ ओशन पे बात की।